बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी अजीब राना और नाज़रीन आपको बताते हैं कि जी 8 फरवरी को मुल्क के तूलो अर्ज़ में बड़े ही पुरअमन तरीके से इंतखाबात का इनेकाद किया गया, लेकिन ताहाल सूरत हाल ऐसी है कि जी हल्कों के नताइज आना अभी बाकी हैं। 99% तो रिजल्ट हमें मौसूल हो गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ हल्के बाकी हैं जहां से नताइज आना बाकी हैं। तो इंतज़ार यही किया जा रहा है। अब तक की सूरत हाल को अगर हम देखते हैं तो मुनकसिम सूरत हाल नज़र आती है। किसी भी सियासी जमात को सादा अक्सरियत या वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं है, तो लग यही रहा है कि जो भी सियासी जमात इक़्तिदार में आएगी उसे मखलूत हुकूमत ही बनाना पड़ेगी। और इसी हवाले से हम ये भी देख रहे हैं कि जो सियासी क़यादत है, बड़ी सियासी जमातों के जो मरकज़ी कायदीन हैं, उन्होंने डेरे जमा लिए हैं। अहम मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है और कोशिश ये की जा रही है कि जल्द अज जल्द अपने नंबर्स पूरे किए जा सकें। तो दूसरी जानिब हम देखते हैं जब सूबाई असम्बलियों की सूरत हाल, तो पंजाब में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। पंजाब में 138 नंबर से PMLN आगे है, 138 से आज़ाद उम्मीदवार और 137 से PMLN, जबकि 10 पीपल्स पार्टी। और जब हम बात करते हैं सिंध असम्बली की, तो सिंध असम्बली में हमें पीपल्स पार्टी तगड़ी पोजीशन में लगती है। पीपल्स पार्टी सिंध में आगे और KP में PTI के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार है वो। और बलोचिस्तान में जो सूरत हाल है वो भी ऐसी ही है कि तमाम सियासी जमातों को मुल बैठना होगा और फिर कोई मखलूत हुकूमत ही वहाँ पर बनती हुई नज़र आएगी। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है जी इस वक्त की, और इंतज़ार ये किया जा रहा है कि जल्द अज जल्द तमाम हल्कों के नताइज मौसूल हों। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से 15 दिन का वक्त होता है जी, जिसमें नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और फिर जो वाज़ेह नताइज है वो सामने आते हैं और सूरत हाल क्लियर होती है। तो इसी पर बात करते हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। क्या सिचुएशन है सर, क्या लग रहा है आपको, कब तक ये नताइज मुकम्मल तौर पर आएंगे और जो गुमगू की कैफियत है वो ख़त्म होगी? ये तो इलेक्शन कमीशन ही सही तौर से बता सकता है। कुछ सीटों पे तो अदलिया ने रोक दिए हैं क्योंकि आज़ाद थे, और कुछ जो हैं वहाँ पे काउंटिंग और रिकाउंटिंग का सिलसिला जारी है। लेकिन ये कि कुछ गैर मामूली ताख़ीर हो गई है इस बार, और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इस मामले की तहकीकात करे और उसको आइंदा के लिए, ताकि मामला जो है ये ठीक हो सके। फिर भी बहरहाल देखें आप, 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वोट डाला है। जो इनिशियल हमारे पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो एक बड़ी बात है कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने, और पुरअमन रहे। कोई ऐसा बड़ा वाक़या नहीं हुआ जिससे हालात कशीदा हुए हों या कोई बहुत अमन व अमान की बुरी सूरत हाल पैदा हुई हो। तो एक उसकी जो अच्छी बात हुई है वो ये, और दूसरे ये कि लोगों ने बहुत जोश व खरोश से वोट डाला। और सर्दी थी, लोग कह रहे थे कि सर्दी है, दहशतगर्दी का ख़तरा है। इसके बावजूद लोगों की बड़ी तादाद, तकरीबन 50% लोगों ने, इनिशियल जो एस्टीमेट हैं, बाद में 48 से 50% की है कि इतने लोगों ने, एक NGO है उसने कहा है कि 48% वोट लोगों ने कास्ट किया है। बहुत अच्छा नंबर ऑन एवरेज, क्योंकि बलूचिस्तान में बहुत कम कास्ट होता है। तो पंजाब में अगर 55 हो, वहाँ थोड़ा 25-30 हो, तो एवरेज जो है वो फिर कम हो जाती है। तो एवरेज जो है, कहा जा रहा है कि 48% लोगों ने वोट डाला है। तो एक अच्छा टर्न आउट है पाकिस्तान के हिसाब से। यहाँ तो 40-45% आमतौर से रहता है। तो ये तो इसकी एक अच्छी बात है। कुछ मामलात ये हुए कि गैर मामूली ताख़ीर हो गई इलेक्शन रिजल्ट्स आने में। उसमें हालांकि ये बहुत एक्सपेंसिव इलेक्शन है, तो 50 से 60 अरब रुपए खर्च हुए हैं इलेक्शन के इंतज़ामात पे और उनको मुनक्किद कराने पे। और अगर सिक्योरिटी के मामला देख लिए जाएँ कि उस पर भी जो अखराजात हुए हैं, तो तकरीबन 100 अरब रुपए जो है इस इलेक्शन की एक्सरसाइज पे खर्च हुआ है। तो होना तो ये चाहिए था कि बहुत आइडियल तरीके से रिजल्ट्स आ जाते, लेकिन वो बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। साहब, कोई वजह अब तक पता चल सकी? ज़राए ने कुछ बताया क्या वजह है? क्योंकि जो अवामी राय है या सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, उसमें तो इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। बहुत सवाल उठ रहे हैं। असल में वो इंटरनेट कह रहे थे, पहले तो कह रहे थे कि इंटरनेट अगर बंद होगा तब भी हमारे पास ऐसा सिस्टम है कि उसके बगैर भी चल जाएगा। लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि इंटरनेट बंद होने की वजह से, और इंटरनेट इसलिए बंद किया गया कि अमन व अमान की सूरत हाल की वजह से। तो ये सब बातें हैं। दूसरी तरफ बाज़ लोगों को 50 से 60 कौमी असम्बली की ऐसी सीट्स हैं जिस पे लोगों को शदीद एतराज़ात और उनके नताइज के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उसके ऊपर अदालती कार्रवाई भी हो रही है, पटिशन्स दाखिल हो गई हैं, रिकाउंटिंग हो रही है। 25 सीटें ऐसी हैं जहाँ जीतने और हारने का जो मार्जिन है वो मुस्तरद वोटों से बहुत कम है। यानी एक उम्मीदवार मुल्तान में 6000 वोटों से जीते हैं, जबकि मुस्तरद वोट 16000 हैं। तो वो डाउटफुल है, और उसके ऊपर कानून भी यही कहता है कि रिकाउंटिंग होगी, ये वो लाजमी होनी चाहिए रिकाउंटिंग। तो अगर वो रिकाउंटिंग होती है तो उनका नतीजा जो है तब्दील भी हो सकता है। तो 25 सीटें ऐसी हैं
जहाँ पे मुस्तरद वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा है, हार जीत के मार्जिन से, और वहाँ पर रिकाउंटिंग होगी। रिकाउंटिंग के लिए उम्मीदवार जो है दरखास्तें दे रहे हैं, कहीं पे रजिस्ट भी किया जा रहा है रिकाउंटिंग को, जैसे मुल्तान में हुआ है। यूसुफ रज़ा गिलानी चंद 100 वोटों से जीते हैं और वहाँ पे मुस्तरद वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा है। मुल्तान की जो सीटें हैं वहाँ पर 1 लाख वोट मुस्तरद हुए, बहुत ज़्यादा वोट मुस्तरद हुए हैं। और ज़्यादातर 23 सीटें जो ऐसी हैं उनका ताल्लुक़ पंजाब से, यानी और इस कुछ जगह पे शकूक व शुबहात हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम सरप्राइजिंग फैक्टर की बात करते हैं तो इन इंतखाबात में कुछ हलकों में बड़ा ही सरप्राइज मिला है। बड़े बड़े जो नाम हैं वो हमने देखा है कि वो अपनी नशिस्तें हार गए और उनके मद्दे मुकाबिल जीत गए, तो ये भी एक्सपेक्टेड था। ये बड़ा अनयूजुअल कोई ट्रेंड नजर आया। हाँ, देखिए हम अक्सर कह रहे थे कि 5 करोड़ 70 लाख के करीब जो है यंग वोटर है, जिसकी उम्र 18 से 35 साल है। नई जनरेशन होती है, उसकी अपनी तरजीहात होती हैं, अपनी ख्वाहिशात, उमंगें, आरजुएं जो पुरानी नस्ल से मुख्तलिफ हो सकती हैं। तो अब इस मरतबा नौजवान नस्ल ने और औरतों ने बड़ी तादाद में वोट कास्ट किया। कमर ज़मान कायरा को मैं सुन रहा था, जो लाला मूसा से हैं और वो हार गए हैं पीपल्स पार्टी पे, वो कह रहे थे कि नौजवानों ने और औरतों ने बहुत बड़ी तादाद में वोट कास्ट किया, उसकी वजह से मुझे शिकस्त हुई है। अच्छा, तो एक ट्रेंड तो नज़र आ रहा था कि यूथ का फैक्टर जो है वो मौजूद है। और अभी जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि 2050 तक पाकिस्तान में जो यूथ है, क्योंकि पाकिस्तान की पॉपुलेशन का प्रोफाइल ऐसा है कि नौजवान ज़्यादा तादाद में है, तो हर इलेक्शन जो भी होगा उसमें यूथ फैक्टर बहुत अहमियत का। अदनान साहब, इंतखाबात से पहले हम देख रहे थे कि ओवरऑल PMLN हमें एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लग रही थी। अभी भी सूरत हाल कुछ है, मिक्स एंड मैच की सिचुएशन है। तो PMLN के लिए ये एक सरप्राइजिंग रिजल्ट है या वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो सिचुएशन थी, जैसा माहौल था, कि सादा अक्सरियत तो आ जाएगी आराम से? जी, जो इंडिपेंडेंट सर्विस थे ना, उसमें तो उनकी पोजीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन उनका अपना ख्याल ये था कि हमें 110 से 130 सीटें मिल जाएंगी, सादा अक्सरियत मिल जाएगी, जो उन्हें नहीं मिल सकी। अभी आप देखें कि 70+ कुछ सीट्स हैं उनकी, तो पिछली बार तो उनकी ज़्यादा थी। ये भी खबरें थी कि 4 आज़ाद उम्मीदवार भी उनके साथ मिल चुके हैं। जी, लेकिन फिर भी सादा अक्सरियत के लिए तो 134 चाहिए, वो तो उनके पास नहीं है। तो मुश्किल लग रहा है कि उनका वज़ीर आज़म भी हो। मैं आज देख रहा था अखबारात, तो उसमें ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी ने कहा है कि अगर आपने मखलूत हुकूमत बनानी है तो बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म तस्लीम करें। पहले उन्होंने शहबाज शरीफ को मखलूत हुकूमत में वज़ीर आज़म तस्लीम कर लिया था, अब वो कह रहे हैं कि आप हमारा। और फिर देखिए कि MQM की भी 17 सीटें हैं, तो MQM और पीपल्स पार्टी मिलाकर तो फिर वो नून लीग से ज़्यादा ही हो जाती है। MQM तो इंतखाबात से पहले बड़ा क्लियर कट जो अपना वेट है वो PMLN के पलड़े में डाल चुके थे, लेकिन अब अचानक से क्या हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। शहबाज शरीफ उनसे मुज़ाकरात के लिए गए थे लेकिन कामयाब नहीं हुए थे। तो MQM जो है उसको सूट करता है पीपल्स पार्टी के साथ जाना, इसलिए कि सिंध में भी उनको शेयर मिल जाएगा फिर, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी ही उन्हें कुछ दे सकती है। और उनको अगर वो पीपल्स पार्टी जो है उन्हें कुछ नहीं देती सिंध में, तो उनकी पोजीशन ख़राब होती है, क्योंकि अब सूबाई इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं 18वीं तरमीम के बाद। तो उनको अगर पीपल्स पार्टी से वो इत्तेहाद करते हैं तो मरकज़ में भी फ़ायदा होगा और सूबे में भी होगा। नून लीग से इत्तेहाद से उन्हें ये फ़ायदा नहीं हो सकता, तो इसलिए ज़्यादा इम्कान यही है कि MQM जो है वो पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद करेगी। तो पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी भी राय जान लेते हैं। कामरान, कैसे आप, और ये बताएं कि क्या सूरत हाल है? कुछ हलकों के नताइज ताहाल मौसूल नहीं हो सके, डिले की क्या वजह है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है जो अगर सूबाई असम्बलियों की बात की जाए तो तकरीबन तमाम रिज़ल्ट जो है वो मुकम्मल हो चुका है। कौमी असम्बली की 7 नशस्तें हैं और ये 7 नशस्तें जो हैं वो बलोचिस्तान में हैं, जहाँ से अभी तक रिज़ल्ट आने जो हैं वो बाकी हैं। बाकी इसके अलावा तकरीबन 254 नशस्तों के ऊपर जो है वो रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस हो गए हैं। जो इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऊपर 254 हलकों के कौमी असम्बली के जो हलके हैं वहाँ पर उनके रिजल्ट अनाउंस्ड हैं और उनका फॉर्म 47 जो है वो वहां पर अवेलेबल है। सिर्फ बलोचिस्तान में मसले ये थे, और कहा यह जा रहा है जो हुकाम की जानिब से भी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी और जो मुतल्लिका वहां पर ऑफिसेज हैं उनकी जानिब से, कि बलोचिस्तान
में बाज़ हल्के ऐसे हैं, एक तो वहाँ पर फॉर्म 41, फॉर्म 45 की जो कंपाइलेशन है उसमें देर लग रही है, दूर दराज इलाके हैं, कुछ बर्फ़बारी वाले इलाके हैं, इस वजह से वहाँ पर देर हो रही है। लेकिन फिर भी अब आज चूँकि तीसरा दिन है और पोलिंग हुए हुए जुमेरात को पोलिंग हुई और आज इतवार की सुबह है, तो ये बात मतलब है कहीं से भी अगर नॉर्थ पोल से भी आना हो फॉर्म 45 तो वो पहुँच जाना चाहिए था, वो इतनी देर में पहुंच जाना चाहिए था। तो ये एक्सक्यूजेस जो हैं वो बज़ाहिर इतने कंक्रीट नहीं हैं कि इनको वो लिया जाए, लेकिन ये कि हम यही कहेंगे कि जी 7 हल्के जो हैं वो मैं चाहता हूं कि आप हमारे ये भी बताएं कि आइन और कानून जो है वो इलेक्शन कमीशन को, क्योंकि वो एक आज़ाद इदारा है, लेकिन उनको क्या पाबंद करता है, कितना वक्त दरकार होता है, कितने वक्त के अंदर अंदर तमाम नताइज आना ज़रूरी है? जी बिल्कुल, जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसमें तरमीम की गई थी हाल ही में, और उस तरमीम की वजह यही थी कि ये कहा जा रहा था कि जी इलेक्शन जब हो जाते हैं, पोलिंग हो जाती है, मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद नताइज के आने में जो ताख़ीर होती है वही जो है ना तनकीद का बाइस बनती है। तो इसलिए कानून ये बनाया गया कि हर रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो रात को 2 बजे से पहले पहले अपना इलेक्शन जो है, अपना इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो रिटर्निंग ऑफिसर को और इलेक्शन कमीशन को देने का पाबंद होगा। यानी तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं हर हल्के में पोलिंग स्टेशन से, वो अपना रिजल्ट जो है रिटर्निंग ऑफिसर को देंगे 2 बजे से पहले, और 2 बजे से पहले ही उसका फॉर्म 47 जो है रिटर्निंग ऑफिसर कंपाइल करके वो इलेक्शन कमीशन को भेजेगा। लेकिन आप भी थे उस इलेक्शन ट्रांसमिशन में जिस दिन रात को हम इलेक्शन का नताइज का इंतजार कर रहे थे। रात 2 बजे तक इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर एक भी इलेक्शन जो था, सुबाई का भी नहीं, एक भी इलेक्शन जो है वो रात 2 बजे तक पोस्टपोन नहीं हुआ, डिक्लेयर नहीं हुआ था। और उस लिहाज से अगर देखा जाए तो यानी कि यूं कह लीजिए कि तमाम जो रिटर्निंग अफसरान थे और तमाम जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे उन्होंने खिलाफ वर्जी की और कानून पर अमल नहीं किया। और इसकी जो इससे ज्यादा सबूत क्या होगा कि अभी तक कौमी असम्बली की 7 नशिस्तें ऐसी हैं जहां पर के इलेक्शन जो है वो रिजल्ट अनाउंस होना है। तो कानून बना हुआ है, लेकिन अच्छा उसके बाद फिर ये होता है कि आपको याद होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने उसी रात ये कहा था कि मैं आधे घंटे का अल्टीमेटम दे रहा हूं, जिन रिटर्निंग अफसरान ने अभी तक हमें नहीं भेजे रिजल्ट, तो अगर वो 30 मिनट तक ना पहुंचे रिजल्ट हमारे पास, तो तमाम रिटर्निंग अफसरान के खिलाफ सिस्टम ने सही काम किया, बिल्कुल एफिशिएंट रहा वो सिस्टम। जी ये ईएमएस की बात कर रहे हैं? जी 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 बिल्कुल। देखिए सॉफ्टवेयर, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर जैसा भी हो, वो इंजीनियर जो होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो उस असल में उसके पीछे वो होता है ना, प्रोग्राम जो मिलेगा सॉफ्टवेयर को मिलेगा, प्रोग्राम बिल्कुल बहुत अच्छा बना हुआ था, ईएमएस जो था वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। और इंटरनेट की जो डिसरप्शन हुई है पहले उसको बुनियाद बनाई गई, लेकिन वो द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग इलेक्शन से, जो अगले दिन सुबह थी, जुमे की सुबह इलेक्शन, वो इंटरनेट जो था रेस्टोर हो गया था। तो फिर उसके रेस्टोरेशन के बाद जो है वो रिजल्ट अगर नहीं आए तो ये फिर रिटर्निंग अफसरान जो थे उन्होंने रिजल्ट नहीं भेजे। इसमें ईएमएस का एज सच कोई कसूर नहीं था। हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन में भी जब हम वहां पर उनके कंट्रोल रूम में थे तो वहां पर अभी भी, यानी कि उन्होंने जो लिंक दिया हुआ है उससे आप इस वक्त भी अपना वो उसको लॉग इन कीजिए, तो आपको जितने भी रिजल्ट वहां पर आए हुए हैं उनके फॉर्म 47 जो है वो वहां पर अवेलेबल हैं और इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो ईएमएस एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके ऊपर अगर फील्ड कामरान, अभी तो जैसा कि आपने बताया कि बलोचिस्तान से ये कौमी असम्बली की 7 नशिस्तें हैं जिनके नताइज का बस इंतजार बाकी है, बाकी तो तकरीबन रिजल्ट हमारे सामने ही है। इस्लामाबाद से क्या खबरें आ रही हैं, कैसी फजाएं हैं इस्लामाबाद की? देखिए अभी तक जितना भी रिजल्ट आया ना, इससे ट्रेंड तो आपको मालूम हो गया, आपको पता चल गया कि केपी में आज़ाद जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैक्ड हैं वो उनकी हुकूमत बनेगी। उनकी तो वहाँ पर जो है ना 2/3 मेजॉरिटी है वहाँ पर। इसी तरीके से सिंध में आपको नज़र आ गया, पता चल गया कि जी वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। इवन पंजाब में भी अगर पार्टी की बात की जाए, वहाँ पर अगरचे कि आज़ाद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो हैं वो बराबर बराबर हैं, नेक टू नेक, उनकी भी बराबर बराबर नशिस्तें हैं, लेकिन वहाँ पर बतौर पार्टी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो हुकूमत बासानी बना सकती है। उनके पास सिंपल मेजॉरिटी एक तरह से देखा जाए तो मिल सकती है उन्हें। मसला है जी वफाक का।
मसला है वफाक का कि यहाँ पर जो भी इस वक्त जोड़ तोड़, और आपने जो सवाल पूछा कि जी क्या इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, तो यहाँ इस्लामाबाद में ये मसला है कि एक हंग पार्लियामेंट है। हाँ जी, इसलिए जो कौमी असम्बली की जो पार्लियामेंट है उसको हम सही मायनों में हंग पार्लियामेंट कहेंगे कि यानी इसके आदाद शुमार आप देखिए कि 102 जो हैं वो यहाँ पर आज़ाद हैं, जिनका किसी पार्टी से बज़ाहिर पार्टी के तौर पे उनको एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा। 74 जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हैं। 54 जो है ये सूरत हाल तो कामरान हमारे सामने ही है। अदनान साहब, क्या यही मुतवक्के था फैसला कि एक मखलूत हुकूमत ही बनेगी विफाक में? लग यही रहा था, लेकिन ये कि जो इंडिपेंडेंट सर्वेस थे और जिन हमारे जैसे हबीब अकरम साहब कर रहे थे सुनने के, वो यही बता रहे थे कि PTI के जो हिमायत याफ्ता लोग हैं उनका बड़ा जोर है, वो उनके पास निशान नहीं है, फिर भी लोग जो हैं उनको वोट डालेंगे, और ऐसा ही हुआ। अब ये है कि 50 से 60 सीटों के जो नताइज हैं वो मुतनाज़े हैं। अगर उनमें से ये जो इस वक्त पार्टी पोजीशन है ये हतमी नहीं है। अगर फ़र्ज़ करें कोर्ट्स में जाकर या ट्रिब्यूनल्स में जाकर ये पोजीशन तब्दील हो जाती है तो फिर शायद जो है PTI ज़्यादा कंफर्टेबली करीब होगी उस नंबर के जिसमें सिंपल मेजॉरिटी हो। लेकिन फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि एक मखलूत हुकूमत बनेगी। अब मखलूत हुकूमत फिलहाल तो यही लग रहा है नान साहब, मखलूत हुकूमत बनेगी। और जिस सिचुएशन का आप जिक्र कर रहे हैं ये अदरवाइज भी हो सकती है। यही सवाल मैं छोड़ रहा हूँ और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस सवाल का जवाब लेंगे आपसे। तो नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी और इलेक्शन ये ट्रांसमिशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। इलेक्शन से मुताल्लिक खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और मेरी को होस्ट शहरबानो अवान ने भी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर लिया है। बहुत शुक्रिया जी, शहरबानो। बहुत शुक्रिया। इससे पहले बात हो रही थी पंजाब असम्बली की, तो अब बात कर लेते हैं सिंध असम्बली की। तो सिंध में पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो 129 में से 84 नशस्तें पीपल्स पार्टी जीत चुकी है। पहले नंबर पर है MKM 28 सीटें जीत कर दूसरे नंबर पर है, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 13 नशस्तों पर कामयाब हुए हैं। GDA और जमात इस्लामी ने 2 नशस्तें हासिल की हैं। PS 18 का नतीजा अभी रोक लिया गया है, वहाँ दोबारा से पोलिंग होनी है। सिंध में हुकूमत साजी के लिए 65 जनरल नशस्तें चाहिए और पीपल्स पार्टी के पास 84 नशस्तें हैं, तो पीपल्स पार्टी आसानी से हुकूमत बना लेगी। तो सिचुएशन जो है वो कुछ ऐसी है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची, बिल्कुल शुएब बर्नी, और अदनान अदिल तो हमारे साथ पहले से ही मौजूद है। तो रुख करते हैं शुएब बर्नी का। शुएब, अभी जो सारी सिचुएशन है वो क्या नजर आ रही है आपको ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए? जी देखें, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया पार्टी पोजीशन तो आपने खुद बता दी, और ये सिंध में पीपल्स पार्टी की चौथी गवर्नमेंट होगी जो कि कंजेक्टिव आ रही है। सिंध सरकार जो है वो 3 हुकूमतें 5-5 साल के टेन्योर के हिसाब से अपने मुकम्मल कर चुकी है। अब ये उनका चौथा दौर होगा कि लगातार उनको मेजॉरिटी में सूबा सिंध में हुकूमत मिल गई है और बन जाएगी उनकी हुकूमत, और उनकी सादा अक्सरियत है सिंध असेंबली में, तो उनको किसी के साथ कोलिजन में भी गवर्नमेंट नहीं बनानी पड़ेगी। ये इसकी वजह ये है बुनियादी तौर पे कि 84 का नंबर उनके पास अभी मौजूद है 130 के अरकान का भी ऐवान के अंदर। तो इस तरह से सिंध असेंबली में तो बहुत सेफ पीपल्स पार्टी मौजूद है। और सूबा सिंध की अगर हम यही बात करें तो सूबा सिंध की मरकज में भी सबसे बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। 44 सीटें होंगी सिंध की 61 कौमी असेंबली की नशिस्तों में से। नंबर 2 पे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है जो कि 17 नशिस्तों के साथ कौमी असेंबली में सिंध की दूसरी बड़ी जमात होगी। और यही सिचुएशन सूबे में है कि उन्होंने सूबे में भी 28 नशिस्तें जीती हैं, और नंबर 1 पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है 84 के साथ। की नशिस्तों की अगर हम बात करते हैं तो ये बताइएगा कि MQM का जो रिजल्ट आया है 17 नशिस्तें, ये एक्सपेक्टेड था? जी देखें, कौमी असेंबली में MQM ने जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल ने इलेक्शन की दिन की रात को ये अनाउंस कर दिया था कि हमें 18 सीटें मिलने जा रही हैं, तो उसके एक दिन के बाद उनकी 18 तो नहीं 17 सीटें हमें दिखाई दी। लेकिन कराची में जिस वक्त वोट हो रहा था, जिस वक्त वोट डल रहे थे, मैंने खुद कराची के ऐसे ऐसे हलकों को विजिट करा जिसमें NA236 था, NA241 था और इसके अलावा NA238 था। वहां पे जो PTI के आजाद उम्मीदवारान थे उनको बड़ी तादाद में वोट कास्ट हो रहा था।
और लोग हमसे और बात अब भी कर तक के रहे थे कि नताइज हम के PTI को ही वोट मुताबिक दे सिंध रहे, असम्बली के जो क्योंकि नताइज हमारे निकाल सामने आए हैं उसके मुताबिक तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है, किसी को कोई एतराज नहीं। नहीं, सिंध असेंबली के जो नताइज आए उस पे जमात इस्लामी का रिएक्शन मौजूद है, PTI का रिएक्शन मौजूद है, और इन्होंने कल बाकायदा इलेक्शन कमीशन जी और जमीयत उलमा इस्लाम का भी रिएक्शन मौजूद है। आज सुबह सिंध के 28 मुकामात पे जमीयत उलमा इस्लाम, जो कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, वो धरने देगी, सुपर हाईवेज ब्लॉक करेगी, शहरों की सड़कें ब्लॉक करेगी। इसके साथ साथ जमात इस्लामी ने भी कराची के 8 मुकामात पे आज एहतजाजी मुजाहरे रखे हैं और कराची के हर इजला में वो रिएक्शन दिखाएंगे। कल जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध का दफ्तर है कराची में, वहां पे PTI, जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक अपना मौक़िफ़ दे चुकी हैं एहतजाज करके। लेकिन दूसरी जानिब आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पीपल्स पार्टी की है, और अब अगर बात की जाए वज़ीर आला सिंध की, तो क्या लगता है वो वज़ीर आला सिंध पीपल्स पार्टी से ही होंगे? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब 84 सीटें आप सिंध असेंबली में जीत चुके हो तो आपको किसी से कोलिशन बनाने की जरूरत नहीं है। तो और वजीर आला के लिए पीपल्स पार्टी सिंध में सामने है बिल्कुल सिचुएशन। अदनान साहब, एक बार फिर से सिंध की आवाम ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है, यानी कि पीपल्स पार्टी ने मैं कुछ ऐड करना अच्छा खासा काम किया सिंध में। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम, जैसे शुएब ने भी बताया कि 4 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत करी है सिंध में, और हालात की अगर बात की जाए तो हालात आपके और मेरे सामने हैं। कितने बदतर हालात हैं सिंध के। अगर अंदरूने सिंध जाकर देखें तो आप बिल्कुल ही हैरान रह जाएंगे। मैंने देखा है पानी भी नहीं होता वहाँ पे, दूर दूर तक लोग पानी जो है वो लेके आते हैं कुओं से, फिर भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, फिर भी पानी वहाँ पर जो लोग कराची में रह रहे हैं वो भी खरीद कर इस्तेमाल करते हैं, फिर भी पीपल्स पार्टी जीत रही है। तो कौन सी ऐसी फक्की है पीपल्स पार्टी के पास जो वो सिंध की आवाम को देती है और वो जितवा देते हैं? देखें, वहाँ पे 4 साल से नहीं 15 साल से उनके चौथी बार कांस्टेंट अगर बात की जाए तो, हाँ, यानी चौथी बारी वो ले रहे हैं। 3 दफा 15 साल से वो हुकूमत कर चुके हैं। और बात यह है कि जो अंदरूनी सिंध है उनकी खिदमात भी हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी खिदमात नहीं है। वो लोगों को जॉब्स देते हैं। फिर ये है कि इंतज़ामिया उनके कंट्रोल में है, पुलिस इंतज़ामिया का बड़े बड़े वडेरे जो हैं उनके साथ आसिफ जरदारी ने अलायंस बना लिए हैं। सिंध में एक फ्यूडल माशरा है, जागीरदाराना माशरा है, वहाँ पे वडेरा शाही जो है वो बहुत ताकतवर है। उसकी वजह से वो पीपल्स पार्टी का वहाँ बहुत होल्ड जो है गहरा हो चुका है, क्योंकि इंतज़ामिया में उनकी बहुत सख्त आइनी गिरफ्त है। जहाँ तक कराची और हैदराबाद की बात है, वहाँ के जो रिज़ल्ट्स हैं बहुत मुतनाज़े हैं, और वहाँ पे जमात इस्लामी कह रही है कि हम हार गए लेकिन PTI जीती थी। वहाँ पे अक्सर उम्मीदवार ये गवाही दे रहे हैं आकर कि जो वोट पड़ा है नतीजा उसके वो अलग है और वोट अलग था। तो अब देखना होगा कि इस पे क्या इलेक्शन कमीशन जो है एक्शन लेता है, अदलिया इस पे क्या एक्शन लेती है। बहरहाल एक तनाज़ा खड़ा हो गया। जमात इस्लामी को हार पर एतराज़ नहीं है, ये एतराज़ है कि कोई और जमात जो उनकी मर्जी की नहीं है वो क्यों जीती है। नहीं, ये बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि वोट कास्ट कुछ और हुआ और रिजल्ट आया कुछ और है। अब इस इल्ज़ाम की तहकीक होनी चाहिए और साफ शफाफ होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो सिंध है वो मुनक़सिम है। एक तरफ देही सिंध है, अंदरूनी सिंध है, छोटे शहर हैं जो पीपल्स पार्टी के पास हैं। 2 बड़े शहर हैदराबाद और कराची जो हैं वो MQM वहाँ पे क्लेम कर रही है विक्ट्री। इनका तज़ाद हमेशा से मौजूद रहा है, और ये किस तरह अपने तज़ाद को रिज़ॉल्व करते हैं ये बड़ा मसला होगा। क्योंकि MQM जो है वो चाहती है कि कराची हैदराबाद में जो बल्दियाती निज़ाम है वो ताकतवर हो, उनके पास इख्तियारात हों ताकि वो वहाँ पे अपने काम कर सकें। जबकि पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती। वो चाहती है कि तमाम इख्तियार जो है सूबाई हुकूमत के पास हो। वो बल्दियाती इदारों को मजबूत नहीं बनाना चाहती। तो ये एक कंट्राडिक्शन वहाँ मौजूद है। अब जैसे वज़ीर आला की बात की जा रही थी, वैसे तो बहुत जल्द है, लेकिन इतनी देर भी नहीं है इस बात को। बहुत जल्द पता चल जाएगा जी वज़ीर आला कौन होगा सिंध का। तो आप क्या समझते हैं, क्या दोबारा हम उन्हीं को देख रहे हैं जिनको पहले देख रहे थे वज़ीर आला के तौर पर? जी, ज़्यादा चांस यही है। वैसे तो नासिर शाह भी हैं उम्मीदवारों में और मुराद अली शाह भी हैं, लेकिन ज़्यादा चांस यही है कि वही लोग वज़ीर बनेंगे जो पहले रह चुके हैं। और कराची जो सिंध है उसकी एक पिक्यूलियर सूरत हाल है। सिंध में आप देखें पोलराइजेशन नहीं है, या पीपल्स पार्टी है अंदरूनी सिंध में, और दूसरी तरफ जो है वो अर्बन जो सिंध है उसका वो एंटी पीपल्स पार्टी है। सही। जो KP है वहाँ भी पोलराइजेशन नहीं है।
वहाँ पे तकरीबन 2/3 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो पीटीआई के हिमायत याफ्ता लोगों को उन्होंने वोट दिया है। पोलराइजेशन अगर है तो पंजाब में है, बलूचिस्तान तो वैसे ही सरदारों के दरमियान मुनकसिम रहता है। अच्छा शुएब, ये बताइएगा कि जमात इस्लामी की जानिब से जो एहतजाज किया जा रहा है वो कितना वैलिड है? और दूसरा, हमने देखा बल्दियाती इंतखाबात कराची में जब थे तो जमात इस्लामी खासी एक्टिव थी और अच्छे खासे वोट्स भी उन्होंने हासिल किए, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि जो नंबर्स हैं वो वोट्स में कन्वर्ट नहीं हुए? अच्छा अजीम साहब, इसकी बुनियादी वजह बल्दियाती इंतखाब में ये भी थी कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने उन इंतखाबात का हिस्सा नहीं लिया था, बायकॉट कर दिया। तो जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का जो स्ट्रॉन्ग वोट होल्ड है, जो उनका वोट बैंक है, वो जमात इस्लामी को मिला। तो अगर कराची में जब एमक्यूएम हमेशा से इलेक्शन लड़ती हुई आ रही है तो जमात इस्लामी कराची में माजी के इंतखाबात में कौमी असम्बली की नशिस्त कभी नहीं जीत पाती। सूबाई असम्बली की नशिस्त वो पिछली दफ़ा भी जीते थे, लियारी से उनकी नशिस्त उनको मिली थी। इस दफ़ा भी कराची से हाफिज नईमुर रहमान साहब जो हैं और एक इनके कोरंगी के जो मोहम्मद फारूक साहब हैं, उन्होंने 2 सीटें जीती हैं सूबाई असम्बली सिंध की। लेकिन कौमी असम्बली के हिसाब से कैलकुलेशंस में भी हमने जमात इस्लामी को कराची में कोई सीट देखते हुए नहीं देखा था। लेकिन जो पीटीआई के आज़ाद कैंडिडेट थे, जिनमें खुर्रम शेर जमान, आलमगीर खान, हलीम आदिल शेख, उन लोगों के हवाले से कंफर्मेशन थी कि ये सीटें अपनी निकालने में कामयाब हो जाएंगी। जमात इस्लामी का ये एतराज कितना वैलिड है कि जो वोट पड़ा है सिंध में वो एक्चुअली में पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को पड़ा? देखिए, ये तो जमात इस्लामी और कल पीटीआई ने तो साथ मुजाहरा करा है ना इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, और वहां पे उन्होंने जो है बाकायदा प्रोटेस्ट के साथ साथ जो कराची में एक लंदन फैक्टर है जो कि एमक्यूएम का, उनके वफा परस्त पैनल भी एक दफा इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन उनको भी कोई सीट नहीं मिली। 55 अरकान थे जो कि उनके पैनल में से लड़े हैं इलेक्शन, और उनके इंतखाबी निशान ज्यादातर का ए अल्फा था, लेकिन उनमें से किसी को भी कोई सीट नहीं मिली। तो कल वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर, और वो बाकायदा लंदन से भी एक प्रेस रिलीज आई थी कि जनाब उनका मुजाहरा जो हो रहा है उसमें जमात इस्लामी के मुजाहरे में हमारे भी कारकुनान शरीक हैं। तो ये तो पहली मर्तबा है कि जमात इस्लामी के मुजाहरे में उनकी शिरकत हुई है। इसके साथ साथ पीटीआई के वर्कर्स तो आते ही हैं, इसके अलावा तहरीक लब्बैक के वर्कर्स थे। आज मैंने आपको बताया कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो कराची में सुबह सिंध पूरे में मतलब 28 मुकामात पे मुजाहरे करेगी और कराची के हर डिस्ट्रिक्ट में भी करेगी। टीएलपी का आपने जिक्र किया, टीएलपी के बारे में कल खबरें भी आ रही थी कि उनकी जानिब से भी कहा गया है कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, तो क्या सिंध में भी प्रोटेस्ट करने जा रही है टीएलपी? जी जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज नुमाइश शुरंगी पे टीएलपी की जानिब से प्रोटेस्ट किया गया। उनके कारकुनान की वहां पकड़ धकड़ भी हुई, कई कारकुनान उनके पुलिस ने पकड़ के वहां से हटाए। इसके अलावा वहां पे उन्होंने कोशिश करी कि वो और भी शहर में मुख्तलिफ जगहों पे प्रोटेस्ट वगैरह करें, तो उसमें भी रोकथाम देखने में आई है। अच्छा, और कराची में यही सवाल मैं आपसे करूंगी क्योंकि आप सिंध और कराची के रिहायशी हैं, हमसे बहुत बेहतर हालात जानते हैं वहां पर। अगर स्ट्रीट क्राइम्स की बात की जाए, अभी हालिया बारिश में जो हालात हुए हैं ये को पहली दफ़ा तो नहीं थे, और पानी और निकासी आपका मसला पुराना है, बड़े मसाइल हैं अगर बात की जाए तो मेरा भी जो मैंने दान साहब से सवाल किया वही आपसे है कि ऐसा पीपल्स पार्टी क्या करती है कि पीपल्स पार्टी ही जीती है? देखिए, पीपल्स पार्टी पे ये इल्ज़ाम है कि वो अपने जो अंदरूने सिंध में जो वोट बैंक है उनका, वो इसको इस तरह से मेंटेन रखते हैं कि वो उनकी इजारादारी है। जब आपकी वडेरा शाही होगी, आप उनके फसलों का पानी बंद कर देंगे, आप उस इलाके में जो काम करने वाले मुलाजमीन हैं उनको अपने गुलाम की तरह ट्रीट करेंगे, तो आपको वोट कैसे नहीं पड़ेगा। वीडियो भी देखी थी जो सिंध से आई थी कि अगर आप लोगों ने वोट ना डाला तो आप लोगों के खेतों का पानी बंद कर दिया जाएगा और आपने 3 बजे से पहले वोट डाल देना। वैसे लेकिन दूसरी साइड पे एक पॉजिटिव जो इमेज है पीपल्स पार्टी का वो ये भी है कि खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए खासा काम उन्होंने किया। ट्रांसपोर्ट के शोबे में भी हमने देखा है, हेल्थ के शोबे में बिलखसूस बिलावल काफी फाल हमें नजर आए। तो ये तो सिंध असम्बली की सिचुएशन है। शोएब बन्नी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ओवरऑल जो सिंध में सिचुएशन है उससे आगाह किया। तो ब्रेक यहाँ पे शामिल करेंगे जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, केपी में क्या सूरत हाल है उसका जिक्र करेंगे। वेलकम बैक जी। सुनो न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और अब हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की। वहाँ पर पार्टी पोजीशन पर बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर सफ़ीउल्लाह।
सफीउल्लाह, आपको वेलकम करते हैं और पार्टी पोजीशन जो है उस हवाले से बताएं, केपी में क्या है। वैसे तो अगर बात की जाए तो आज़ाद उम्मीदवार जो हिमायत याफ्ता है पीटीआई के, वो मेरे ख्याल से लीड करें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और लीड भी ऐसे ही कर रहे हैं कि वो ज़ाहिर है कि 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा की वो पोजीशन है। यानी कि अगर हम देखें तो अब तक जो है इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए हैं 115 वैसे तो जनरल शिस्ते से ही इन पे इलेक्शन होना था, लेकिन 2 जो थी उन पे यानी कैजुअलिटी की वजह से और डेथ की वजह से जो है वो उनको पोस्टपोन किया है। तो 113 में से जो है अभी एक विदहेल्ड किया है। तो 112 में अगर हम पोजीशन देखें तो वो 90 जो है ये फिगर उनकी है, और बड़े आराम से यानी सर्टनली गवर्नमेंट उन्होंने बनानी है। बाकी पार्टीज का तो वही है कि सर्टनली वो इतनी कम छोटी पोजीशन में है कि कोई इनकी यानी सामने है नहीं, लेकिन हाँ कुछ टेक्निकलिटीज हैं तो जिस पर यानी वो मुशावरत जो है वो पीटीआई की तरफ से, और आज भी कोर कमेटी का वो है, कल उन्होंने जूम के ऊपर यानी अगर केपी असेंबली की बात की जाए तो पीटीआई ही वहां पर हुकूमत बनाने जा रही है। जी बिल्कुल, पीटीआई ही हुकूमत बनाएगी। जाहिर है कि यानी 100 यानी वो जिसे कहते हैं 112 में से जो है वो 90 सीट्स इनकी हैं, तो 58 चाहिए नशिस्तें हुकूमत साजी के लिए, या तो वो तो ऑलरेडी यानी उन्होंने ही बनानी है। जी जी। अच्छा, ये भी बताइएगा सफ़ीउल्लाह कि इस वक्त क्या सिचुएशन है, अब चूंकि आज़ाद उम्मीदवार जीत चुके हैं, अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होने वाला है? किसी एक जमात के बैनर नीचे इकट्ठे होना है हुकूमत साजी के लिए, फिर पॉसिबल जो कैबिनेट है वो क्या हो सकती है? एग्जैक्टली यही वो मेन इशू है जो इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन था, जो कि यानी इंटर पार्टी के हवाले से जो डिसीजन आया था, वो उसने एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी है जो आज़ाद उम्मीदवार हैं कि वो उन्हें किसी न किसी पार्टी के साथ जो है वो या तो शमूलियत करनी पड़ेगी, और लेकिन उसमें जो एक और जो लीगल वो है, कल हमने भी यानी जो इलेक्शन कमीशन और साथ यानी जो अहदेदारान है वो उनसे जब बात की होगी तो उसमें इशू इनको ये है कि वो पीटीआई के लिए किस्म की यानी आइडेंटिटी क्राइसिस तो आप यानी उसको नहीं कह सकते, लेकिन जो टेक्निकल इशू होगा वो ये होगा कि अगर वो किसी भी पार्टी में जम होते हैं, जिस तरह यानी नेशनल उस पर भी यानी बात हुई थी इनकी MWM के साथ जो हुआ था, मजलिस वहादत मुस्लिमीन के साथ, जमात इस्लामी के साथ, कल इन्होंने यहाँ पर इवन प्रोविंशियल लेवल पर भी यानी डिस्कशन की और मैसेजेस भिजवाए और वो किए। तो अगर ये किसी में जम होते हैं तो वो तो उस पार्टी का हिस्सा हो जाएंगे और फिर उसी के अंडर जो है फिर हल्फ भी लेंगे, और वहीं पर असेंबली का जब वो फिर अगर पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट अगर इवन यानी जो रिव्यू पिटिशन के लिए यानी जो गए हैं और वो उनके हक में फैसला भी दे देते हैं, तो पार्टी अगर वो आगे जाती है तो ये मेंबरान दोबारा पीटीआई में फिर शमूलियत जो होगी वो फ्लोर क्रॉसिंग के उस पर यानी वो रूल लगेगा। तो वो एक ऐसा वो है कि अब तक यानी उस पर वो कोई डिसीजन नहीं ले सके हैं, और आज भी यानी वो है, लेकिन कल जो है वो फिर इमरान खान के साथ भी यानी जो पार्टी लीडरान है वो उनके यानी वो कोशिश ही है कि मंडे को मुलाकात करने की कोशिश करें। जी ठीक है सफ़ीउल्लाह, हमारे साथ ही रहेगा। अदनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान साहब, अब ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की पीटीआई हुकूमत बनाने जा रही है, आज़ाद उम्मीदवारों को उन्होंने बुलवा भी लिया है कि आप आएँ, हम मिल के काम करते हैं। तो अगर वज़ीर आला की बात की जाए तो कौन लगता है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट? ये तो सफ़ी वहाँ पर मौजूद हैं, ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो मुझे अब तक पता चला है उसमें 2-3 मेजर कंटेंडर्स हैं। वहाँ पे आतिफ खान हैं, झगड़ा हैं, और अली अमीन गंडापुर हैं, एक असद कैसर के छोटे भाई अली अमीन गंडापुर के बारे में कहा जा रहा है, ज़्यादा 3-4 लोग हैं। असद कैसर अपने भाई के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, और आतिफ खान वहाँ पे एक बड़े मुतहर्रिक रहनुमा हैं। वो पहले भी कंटेंडर थे, जब महमूद खान बने वो परवेज़ खटक के साथी थे, तो परवेज़ खटक ने आतिफ खान को बनने नहीं दिया था, जबकि आतिफ खान जो हैं अच्छे मजबूत उम्मीदवार थे उस वक्त। तो अब क्या, अब ये फैसला तो बानी पीटीआई करेंगे, वो जो कहेंगे, वो जिसको भी कहेंगे वो बन जाएगा। और वहाँ पे इतना जोर है, 3/4 मेजॉरिटी है तकरीबन वहाँ पीटीआई की, 2/3 भी नहीं, उससे भी ज़्यादा, 3/4। तो वहाँ पर कोई शख्स उनको छोड़कर जा नहीं सकता। वहाँ पे अवाम का इतना प्रेशर है कि वहाँ पर कोई बेवफाई अब कर नहीं सकेगा उनके साथ। तो अदनान साहब, उससे पहले जो एक बड़ा मरहला तय करना है आज़ाद उम्मीदवारों को किसी एक जमात के साथ इल्हाक का, ये आपको क्या लगता है ऊँट किस करवट बैठेगा? हाँ, ये एक लीगली कॉम्प्लिकेटेड इशू है। वो अपना ग्रुप भी बना सकते हैं, आज़ाद ग्रुप भी बना सकते हैं, इंसाफ ग्रुप बना लें, आज़ाद ग्रुप बना लें, और फिर वो ये मामला आला अदलिया में ही जाएगा। डिक्लेरेशन आला अदलिया सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से ही आएगी, और मेरा ख्याल है आला अदलिया को इंटरवीन कर लेना चाहिए ताकि मुल्क में एक स्टेबिलिटी आ सके, बेयकीनी की फ़ज़ा ख़त्म हो सके। ये जो मामला कॉम्प्लिकेट हुआ है, पेचीदा
उनका इंतखाबी, बाज़ लोग ये समझते हैं कि इंतखाबी निशान लेने से पार्टी ख़त्म नहीं हो जाती। पार्टी मौजूद है तो वो पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, इंतखाबी निशान का मामला तो ख़त्म हो गया, इलेक्शन ख़त्म हो गया तो वो ख़त्म हो गया, तो अपनी ही पार्टी में उनको ज्वाइन कर लें। लेकिन इस मामले पे अदलिया में जाना पड़ेगा और अदलिया से ही कोई। अदा साहब, यही सवाल मेरा आपसे है कि अगर हम बात करें जनरल नशिस्तों की और ओवरऑल अगर मुल्क की बात करें, तो क्या पीटीआई किसी पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बना सकती है? जी बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। अगर वो चाहें तो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर बना सकते हैं, वो चाहें तो एमक्यूएम को इनवाइट कर सकते हैं। लेकिन उनकी अभी जो नशिस्तें हैं 92-93, उसके लिए उनको कम से कम 44-45 लोग चाहिए। लेकिन अभी कहा जा रहा है ना उनकी जानिब से, अगर पीटीआई के तर्जुमान की बात की जाए तो रात को मैं सुन रही थी एक निजी टीवी चैनल में, वो कह रहे थे कि हमारी 60 नशिस्तों पर जो है ना धांधली हुई है, मतलब उनकी जानिब से ये कहना था। और उन्होंने कहा फॉर्म 45 हमारे पास मौजूद है और हम अदालत से टाइम लगेगा ना। अब ये देखें, सुनने में आ रहा है कि 29 फरवरी को, शायद ये लीप का साल है तो 29 फरवरी को वो असम्बली का सेशन हो सकता है, तो अभी काफ़ी दिन है, 17-18 दिन है। अदनान साहब, आप एक बड़ी दिलचस्प बात कर रहे थे कि अगर किसी भी सियासी जमात का इंतखाबी निशान चला जाता है तो वो सियासी जमात वहीं रहती है, यानी कि पीटीआई एज अ पॉलिटिकल पार्टी अभी भी है, एग्जिस्ट करती है। यानी ये अब ये होता है, कानूनी मुशगाफियाँ होती हैं। आपको पता है वकला मुख्तलिफ कानूनी नुक्ते निकालते रहते हैं कि ऐसा है ऐसा नहीं है, बाज़ कहते हैं कि नहीं वो पार्टी भी नहीं है। तो अब ये मामला बिल आखिर कोर्ट्स में ही जाएगा और मैं समझता हूँ कि हमारी जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट, उनको इस मामले में इंटरवीन करके तो बहुत जल्दी इस मामले को सेटल कर देना चाहिए ताकि मुल्क में एक स्टेबिलिटी आए और सिस्टम आगे चले। सियासी इस्तेहकाम की बहुत जरूरत है और आवाम ने भी जिस तरह से टर्न आउट जो हमने देखा, जिस तरह से वो घरों से निकले, उन्होंने वोट डाला, वो जमहूरियत पर यकीन का ही वोट था और यही था कि बाहर अगर हम निकलेंगे तो हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। एक और छोटी सी क्लैरिटी बस ये कि यानी कि जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं, अगर वो चाहें तो दोबारा से पीटीआई को ज्वाइन करके इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा के तो वो एक कानूनी तौर पर एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी सामने लेके आ सकते हैं। पीटीआई को ज्वाइन कर लें और निशान लेने के लिए तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो ही सकते हैं, मगर ये कि अगर वो कोर्ट कह दे कि ठीक है पार्टी के तौर पे ये एग्जिस्ट करते हैं, निशान का मामला बाद में हल हो जाएगा तो फिर मसला हल हो जाएगा। ठीक है, हमारे सफीउल्लाह जाते जाते बता दीजिएगा कि आप किसको मजबूत, कौन सा कैंडिडेट समझ रहे हैं केपी में वज़ीर आला के लिए? जी, जिस तरह दान साहब ने भी कहा कि बहुत स्ट्रांग जो वो है वो तो अली अमीन गंडापुर ही के हवाले से बात हो रही है, लेकिन असद कैसर जो है वो गुज़िश्ता रोज से ही अपने भाई के लिए मुतादिद उम्मीदवार मैदान में है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कुर्सी किसको मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका सफीउल्लाह। अदनान आदिल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया और इलेक्शन से मुताल्लिक ट्रांसमिशन का सिलसिला सुनो न्यूज़ यहाँ पर हेडलाइंस का वक्त हुआ जी। हेडलाइंस के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो जी, इंतखाबी नताइज से मुतल्लिक हमने अपने तज्जियाकार और ब्यूरो चीफ से जो है वो राय ली है। मुख्तलिफ सूबों में जो सूरत हाल है वो जानने की कोशिश की है, तो सोचा कि जो सियासी जमातें हैं, उनके जो कायदीन हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उन्हीं से बात कर ली जाए। तो हमारे साथ इस वक्त नायब अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर फरीद पराचा साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहला तो यही सवाल बनता है कि जी अब तक के जो नताइज मौसूल हुए हैं, जमात इस्लामी मुत्तफिक है नतीजे से? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो कराची में हुआ हमारे साथ है, यानी हमारा वहाँ एक बड़ा वाज़े मैंडेट था, हमने बल्दियाती इंतखाबात जीते थे। वहाँ कराची में जितने भी सर्वे हुए उसमें जमात इस्लामी या पीटीआई उनके ही वोट थे और उनकी ही सीटें थी। लेकिन वहाँ पर एक ऐसा शबखून मारा गया इलेक्शन पे कि जो 0 पॉइंट से एक पार्टी को उठा के वहाँ पर मुसल्लत कर दिया गया, जिसका कराची की तबाही और बर्बादी के अंदर एक बड़ा हिस्सा है। और उसके साथ उनको कौमी असम्बली में भी और सूबाई असम्बलियों में भी। तो हम इस पर एहतजाज में हैं, सिंध इलेक्शन कमीशन के सामने धरना दिए हुए हैं। सिराजुल हक साहब भी वहाँ पहुँच रहे हैं और हम ये समझते हैं कि जो एक कौम को खुशी हुई थी कि चले इंतखाब हो गए, बर्बाद हो गए, बर्बाद तो नहीं है, लेट है, लेकिन चले जो तारीख दी थी उसमें हो गए, बड़ी हद तक पुरअमन थे। लेकिन न जब इंतखाबी नताइज मर्जी के मुताबिक नहीं आए तो फिर वही काम जो 2018 में हुआ था वही काम फिर शुरू हो गया।
और उसमें जो है जीतने वालों को हराने और हराने वालों को जिताने का एक ऐसा ओपन खेल है कि जो सबके सामने आ रहा है। मुतमिन नहीं है, तो अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनका मौकिफ ये है कि अगर हम बात करें कंसेक्टिवली तो 4 साल से हम ही हुकूमत जीत रहे हैं, आवाम हमें ही चूज कर रही है, जमात इस्लामी हमेशा इस तरह के काम करती है मुल्क में। अभी जी जो बात की जा रही है प्रोटेस्ट की, तो क्या कराची में प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम, यानी सिराजुल हक साहब भी जा रहे हैं और मरकज की टीम भी जा रही है, और फिर एक वक्त आएगा कि हम पूरे मुल्क में कॉल देंगे। हम ये भी हो सकता है कि इस्लामाबाद इलेक्शन कमीशन के सामने धरना देने का ऐलान करें। तो फरीद कराचा साहब, हम लोग ये तो देखते हैं सर, कथा कलामी के लिए माजरत, हम ये तो अक्सर देखते हैं कि जो भी सियासी जमात जब हार जाती है तो उनकी जानिब से दावा तो यही किया जाता है कि जी नताइज मुख्तलिफ हैं, वोटर हमारे थे, वोट हमें पड़े, लेकिन नतीजा कुछ और आया। लेकिन आपका मौकिफ इस वक्त कुछ मुख्तलिफ है। आप कह रहे हैं कि जो PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें एक्चुअली में वोट पड़ा है ज़्यादा, पीपल्स पार्टी या MQM को नहीं पड़ा है। तो इसके यकीनन कोई वाज़ेह सबूत भी होंगे आपके पास? जी बिल्कुल वाज़ेह सबूत। देखें ना, एक तो ये बात कि पूरे मुल्क में इंतखाब हुए हैं, हमने उन पे एतराज नहीं किया, अगरचे हम हार गए हैं, हमने सीटें नहीं जीती, लेकिन हम कहते हैं कि जहां पे हम नहीं जीत सके वहां पे हम ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ कोई धांधली हुई है, लेकिन जहां हुई है वहां हम वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि जी वहां पर एक बड़ा मैंडेट था जिसका सबूत बल्दियाती इलेक्शन है। फॉर्म 45 पर हमारे पास रिजल्ट मौजूद है। अगर उन रिजल्ट में तब्दीली हुई है तो वो आरोज के दफ्तर में हुई है, जो और ये पहली दफा हुआ है। उस पर कामयाबी जमात इस्लामी के नाम है या PTI के नाम? नहीं, मतलब उनके पास अपने हैं, हमारे पास अपने हैं। हमारे पास अपने पोलिंग स्टेशनों के जहां पर हम 45 फॉर्म के मुताबिक हम कामयाब हैं, वो हैं जिन पे वो कामयाब हैं उनके पास अपने हैं। हम ये कहते हैं कि या हम हैं या PTI है, लेकिन ये जो अचानक यानी जो बिल्कुल कहीं नहीं थे, जिनका यानी अब इल्ताफ हुसैन साहब का खुद अपना बयान जो है ट्विटर पे चल रहा है कि ये गलत है, यानी वो उन्होंने खुद अपने लोगों पे तनकीद की है कि ये आलाकार बन गए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है MQM तो काफी कॉन्फिडेंट थी, वो तो कह रहे थे तकरीबन 18 सीटें निकाल लेंगे, लेकिन 17 सीटें निकाल ली उन्होंने। और बल्दियाती इंतखाबात की जब आपने बात की तो बल्दियाती इंतखाबात में MQM मैदान में ही नहीं थी, तो कहते हैं जी वो वोट भी सारा जमात इस्लामी को पड़ा। नहीं, ये तो एक ऐसे मफरूजे हैं ना जी। देखे, बात ये थी कि वहां पे लोग उन्होंने इंतखाब में इसलिए नहीं हिस्सा लिया था बल्दियाती में कि उनको नताइज समझ आ रहे थे, उनको समझ आ रही थी कि लोग उनसे नाला हैं। जो कुछ कराची के साथ हुआ है उसकी जिम्मेदारी लोग या पीपल्स पार्टी पे डालते हैं या MQM पे डालते हैं, इसलिए कि यही रही है ना जी, कराची की नुमाइंदा रही है, इक्तदार में रही है, सूबाई इक्तदार में रही है, मरकजी इक्तदार में रही हैं, वहाँ हिस्सेदार रहे हैं। इसलिए अगर कराची जो है वो महरूमियों का शिकार हुआ है, वहाँ तरक्याती काम नहीं हुआ है, वहाँ के नौजवान को नौकरियां नहीं मिली, वहाँ जो है वो बेरोजगारी है, वहाँ के वसाइल दूसरी जगह इस्तेमाल हो रहे हैं, तो जो एक गमो गुस्सा है वो मौजूद था। अच्छा पराठी साहब, ये जो आप लोग प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, क्या ये प्रोटेस्ट लंबा चलेगा अगर आपके मुतालिबात पूरे ना हुए? जी बिल्कुल ऐसे ही है। यानी देखे ना कि प्रोटेस्ट हमारा कोई डेकोरेशन पीस नहीं है कि जो हम हकीकी तौर पे हम समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, बल्कि कराची के साथ ज्यादती हुई है। देखे ना कि बाकी मुल्क के अंदर भी गलत हुआ, लेकिन वो गलत एक आखिरी वक्त के अंदर हुआ। कराची में तो शुरू के साथ ही गलत हो गया, वहां तो डिसाइड कर लिया गया कि यानी जिस तरह से है ना कि साहब वैसे धरने और एहतजाज से कोई हल तो निकलता नहीं है, तो कानूनी रास्ता मेरे ख्याल से इख्तियार किया जाए। यकीनन एतराज़ात होते हैं सियासी जमातों को, तो कानूनी तरीका अगर इख्तियार किया जाएगा तो मुल्क के लिए भी बेहतर है। ये बताइएगा कि KP में जो सूरत हाल है, ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि PTI के हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो एक बड़ी तादाद में जब जीते हैं वहाँ से, तो अब जाहिर है उन्होंने किसी सियासी जमात के साथ एक कोलिशन बनाना है, उनके साथ अटैच होना है। तो जमात इस्लामी की क्या पोजीशन है इस हवाले से, जो ऑफर है आज़ाद उम्मीदवारों की, वो एक्सेप्ट की जा रही है आपकी तरफ से?
देखिए पहले तो मैं उसका थोड़ा सा ये कर दूं कि हम कानूनी रास्ता भी इख्तियार कर रहे हैं। हम हर अदालत का, कानून का, ट्रिब्यूनल का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। बाकी जहां तक वो सूरत हाल है, हम ये समझते हैं कि जिनका मैंडेट है इख्तिदार उनको मिलना चाहिए। उसके लिए यानी अगर उनको पार्टी के तौर पर काम करने का मौका दिया जाए या आज़ाद के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए तो ये बेहतर है। जमात इस्लामी उनके साथ जो है वो तावन करेगी इस सिलसिले में, और हम ये समझते हैं कि जी जिसका जो मैंडेट है उसके मुताबिक उसको काम करने दिया जाए। अगर वो अपने वादों में पूरे उतरेंगे तो लोगों के लिए भी, वोटर के लिए के मैंडेट की भी नहीं उतरेंगे, वो ख्याल रखना चाहिए। और अवाम भी ये चाहती है कि हमारे मैंडेट का ख्याल रखा जाए और जिसको वोट दिए वही सामने आए और वही जीते। जो सवाल है वो ये है कि पीटीआई ने आपको दावत दी है केपी में कि आए और मिलकर हुकूमत बनाते हैं, तो क्या आप कोलैब करने जा रहे हैं पीटीआई के साथ? देखिए कोई भी अगर चीज़ आती है तो हमारे यहाँ मुकम्मल मशावरत के साथ उसको आगे चलते हैं। यानी ज़ाती तौर पे मैं अगरचे मैं इलेक्शन का सेल का सेक्रेटरी हूँ और इंतखाबी कमेटी का सदर हूँ, लेकिन इसके बावजूद यानी मैं भी या खुद सिराजुल हक साहब भी हम यानी एक आध फर्द इसका फैसला नहीं करेंगे। जब कोई चीज़ सामने आएगी तो हम मुकम्मल मशावरत के साथ इसमें आगे चलेंगे। तो अभी कौमी असम्बली की पर राजा साहब क्या सूरत हाल आप देखते हैं? किस जमात से आपको लगता है वजीर आजम आएंगे? लेकिन अब पहले तो ये है कि जो कुछ इंतखाब हैं अब उनको ना बदला जाए। जो हो चुका है उसके मुताबिक ही कौमी असम्बली का, यानी जो आखिरी वक्त के अंदर कुछ सीटों की तब्दीली करके सूरत हाल को बदलने की कोशिश की गई। अब जो सामने आ रहा है वहाँ यह है कि आज़ाद जो है वो सबसे बड़ा ग्रुप है, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग है, कोलेशन हुकूमतें बनती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये रास्ता नहीं है कि आपस के अंदर मिल के भी पार्टियां बनाती हैं, दुनिया भर में होता है। लेकिन यह कि अगर जो अक्सरियती वोट है या अक्सरियती पार्टी है उनको मौका दिया जाए तो और ज्यादा ये बेहतर है। अच्छा साहब, बलूचिस्तान के बारे में क्या कहेंगे आप? बलूचिस्तान में किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं आप? वहां भी मखलूत ही है, यानी जो कुछ फार्मूला चल रहा है तो सिवाय खैबर में और सिंध में कि जहाँ पे एक वाज़े अक्सरियत दो पार्टियों के पास मौजूद है, बाकी तो मतलब मखलूत ही जो है वो चलना का वहाँ भी यही है। वहाँ भी जमात इस्लामी के दो नुमाइंदे मौजूद हैं, तो हम अपने तौर पे ये कोशिश करेंगे कि बड़ा महरूम सूबा है बलूचिस्तान, एक महरूमियों का तासुर है, उस तासुर को दूर करने में हमारा कोई फर्द या हमारे कोई अफराद अपना किरदार अदा कर सकते हैं, या हम पार्टी के तौर पर पार्लियामेंट के बाहर या असम्बलियों के बाहर को किरदार अदा कर सकते हैं। तो हम ये करेंगे कि जो हालात से गुजर रहे हैं वो तो कोई बड़े शानदार हालात नहीं है। मुल्क कर्जों में जकड़ा हुआ है, IMF की बदतरीन शराइत हैं लोगों के लिए, यानी जीना मुश्किल हो गया है। गैस, बिजली, ये बिल देने लोगों के लिए सारे के सारे घर के सारे लोगों की आमदनी इकट्ठी करके भी नहीं दिया जा सकता। ऐसे ही है। तो ये सूरत हाल आगे चलती नजर आ रही है, कोई यानी तब्दीली नजर नहीं आ रही। जब शाहाना अखराजात खत्म ना हो, जब सूदी मईशत खत्म ना हो, तो यानी ऐसे हाल में तो धरने नहीं देने चाहिए, प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, फिर तो हुकूमत साजी मुकम्मल करनी चाहिए जल्द से जल्द ताकि में तो प्रोटेस्ट ज्यादा मुल्क के लिए मुश्किल और हालात खराब करेगी। देखे ना, एक तो हमारा प्रोटेस्ट हमेशा पुरअमन होता है। हमारे प्रोटेस्ट के दौरान ना कोई फूल की पत्ती ना ट्रैफिक की बत्ती, किसी का नुकसान नहीं होता। हम तो पुरअमन तरीके से कर रहे हैं, ये हमारा आईनी हक है। इससे मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, मुल्क को तो नुकसान है गैर आईनी इक़दामात से। यानी आपकी जानिब से ये कहना है बराचा साहब, आपका यानी जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि अगर आपके मुतालिबात ना सुने गए तो कानूनी रास्ता तो इख्तियार कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट भी करेंगे। पहले प्रोटेस्ट का आगाज़ सिंध से किया जा रहा है, उसके बाद मुल्क भर में भी ये प्रोटेस्ट बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपनी पार्टी और अपने मौक़िफ़ के हवाले से बताया। जी, यहाँ पर एक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। देखते रहिए सुनो न्यूज़।
इलेक्शन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है जी और इसी तरह से नतायज आने का सिलसिला भी जारी है। पीपल्स पार्टी की अहम रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानते हैं और वो कितनी मुत्तफ़िक़ है नतायज से ये भी जानते हैं। शर्मिला साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो यही सवाल सबसे पहला, आर यू सेटिस्फाइड? पीपल्स पार्टी इज सेटिस्फाइड? जी बहुत शुक्रिया एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। गुड मॉर्निंग। देखिए जी, जहाँ तक सेटिस्फैक्शन का ताल्लुक है तो ऑफ कोर्स हमें कुछ सीट्स के ऊपर रिजर्वेशन डेफिनेटली हैं। बिलखुसूस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो लाहौर की सीट है जी जी, वहाँ पर हमें क्लियर लीड थी और हमारे पास ऐप के ऊपर ऑलमोस्ट 63,000 वोटर्स थे जो वोट डाल चुके थे। लेकिन जब कंसोलिडेटेड रिजल्ट सामने आया तो उसमें चेयरमैन साहब को 15,000 वोट से दिखाया गया। ऑफ कोर्स इस पे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हम पहले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे, जिस तरीके से वहाँ पर एक तरीके से एक माहौल बनाया जा रहा था डर का और खौफ का, जिस तरीके से वहाँ पर हमारे वोटर्स को भी हरास किया जा रहा था। तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज भी हुई। इसी तरीके से चंद एक सीट्स हैं जिसके ऊपर हमें बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात हैं। देखिए 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो कोई भी इस मुल्क में कभी भी नहीं क्लेम कर पाया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इश्यूज जरूर आते हैं और जहाँ जहाँ इश्यूज हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहाँ वहाँ जो कैंडिडेट्स हैं वो उसके लिए जो लीगल प्रोसेस है उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। दिस इज द प्रोसेस कि हर इलेक्शन के अंदर होता है जी। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बाय एंड लार्ज शर्मिला जी ठीक है, विफाक की अगर हम बात करें तो आप पीपल्स पार्टी की क्या हिकमत अमली है विफाक के हवाले से? क्या पीएमएलएन के साथ मिलकर हुकूमत बनाने जा रही है? देखिए जी, अभी तो ये कहना बहुत कबल वक्त है बिकॉज अभी तक कुछ रिजल्ट्स हैं जो नहीं आए हैं। इंडिपेंडेंट्स हैं जिन्होंने ये फैसला करना है कि वो किस जाने बैठेंगे। देखिए सिंध के अंदर तो ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी की क्लीन स्वीप है। बलूचिस्तान के अंदर हम बरतरी के ऊपर हैं। वफाक के अंदर हमारे बहुत अच्छे नंबर्स हैं। तो ये जरूर कह सकती हूँ कि जो भी हुकूमत आएगी वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के बगैर। आम मुलाकातें तो हो रही हैं, लाहौर में मुलाकातें हो रही हैं, तो ये कहिएगा कि आपके हवाले से जैसा आपने बोला कि सिचुएशन जैसे जैसे अनफोल्ड होगी मजीद क्लैरिटी आएगी, पीएमएलएन की जानिब से अब तक क्या ऑफर आई है? देखिए जी, अभी तक पीएमएलएन के साथ हमारी कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं हुई है। देयर इज नो ऑफिशियल मीटिंग, कोई ऑफिशियल बातचीत नहीं हुई है। अच्छा। तो जो भी बात अगर होती है तो वो बात ऑफ कोर्स जिस तरह मैंने पहले भी कहा, आपसे कहती रही हूँ इलेक्शन से पहले भी, कि हमारे सारे फैसले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है। इट्स नॉट अ वन मैन शो। हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास जाते हैं, वहाँ पर जो भी मशावरत है और जो भी आइंदा लाए अमल है उसको रखा जाता है और फिर उसके तहत फैसले किए जाते हैं। ठीक। अच्छा शर्मिला जी, हमें ये भी इतलात आई हैं कि पीपल्स पार्टी ने ये मुतालिबा किया है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो वजारत उज़्मा के ओहदे पर बैठेंगे तो फिर ही कोलैबोरेशन होगी। देखिए जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे और हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। तो एंड ही इज वेरी मच इन द रनिंग और वी होप इंशाल्लाह जो आइंदा गवर्नमेंट बनती है उसमें ये बात जो इतलात आई है ये दुरुस्त है? नहीं जी, मैंने उन इतलात के बारे में आपसे नहीं कहा। मैंने आपसे कहा कि पीपल्स पार्टी के हमेशा से कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तो शर्मिला साहिबा, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं पीटीआई के हिमायत याफ्ता बिलखसूस जो अब जीते हैं, तो उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? उनके साथ कोई कोलिशन हो सकती है कौमी असम्बली में? देखिए जी, अगेन इट्स टू प्रीमेच्योर। अभी तो कुछ इलेक्शंस हैं, कैंडिडेट्स हैं जो चैलेंज करने जा रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट्स हैं जो अभी तक फैसला कर रहे हैं, भी उनके पास दिन है फैसला करने के लिए किस जाने बैठने। फाइनल नंबर्स अभी असेंबली में जब आएंगे तो उसके बाद ही। शर्मिला साहिबा, जैसे अभी आप कह रहे हैं इट्स टू अर्ली टू डिस्कस ऑल दीस थिंग्स, लेकिन आपको क्या लगता है कि अभी कितना वक्त लगेगा कि हम एक स्टेबल गवर्नमेंट देखेंगे फिर पाकिस्तान में? इलेक्शन तो हो गए। देखिए इलेक्शन के बाद हमेशा जो प्रोसेस होता है ना गवर्नमेंट मेकिंग का, उसमें वक्त लगता है। आई थिंक द नेक्स्ट वीक और सो इंशाल्लाह तमाम पिक्चर बिल्कुल सामने होगी, एक वाज़ेह शक्ल सामने आ जाएगी हुकूमत साजी की। और तो अभी जो नताइज हैं विफाकी हो रहे हैं जी अभी तो लोगों के नोटिफिकेशंस नहीं हुए हैं, फाइनल नोटिफिकेशन। अच्छा शर्मिला साहब, जो नताइज अभी तक आए हैं सामने और जितनी सीट्स हासिल की हैं पीपल्स पार्टी ने, विफाक की हम बात करते हैं तो आप मुतमिन है? सिंध में तो मेजॉरिटी है आपके पास और
ये भी डिस्कशन है जी कि अब जो पीपल्स पार्टी है वो एक सूबे की जमात होकर रह गई है। नहीं जी, ये तासुर अब बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है इस इलेक्शन के अंदर जिनकी सीट जो है वो तमाम प्रोविंसेस के अंदर है। बलूचिस्तान में इंशाल्लाह वी विल मेक आवर गवर्नमेंट। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हमारे मेंबर्स हैं, पंजाब में है, सिंध हमने स्वीप किया है। पीपल्स पार्टी इज ओनली पार्टी जो फेडरल पार्टी रह गई है, और हम जो हमेशा कहते थे चारों सूबों की जंजीर बेनजीर बेनजीर, वो बात आज साबित हो गई है। तो अब तो कोई ये कह ही नहीं सकता, जो पहले ये लोग गलत तासुर देते थे कि एक सूबे की जमात है, वो तो तासुर अब के आप तो फैक्ट हकाइक और सीट आपके सामने। शर्मिला जी, आसिफ अली ज़रदारी साहब अभी भी लाहौर में मौजूद हैं, जो हमारी इतलात हैं, और मुलाकातों का सिलसिला जारी है। तो अगर हम आसिफ अली ज़रदारी साहब की बात करें तो बड़े सियासतदान हैं, उनको मफाहमत का बादशाह भी कहते हैं, जोड़ तोड़ के माहिर भी कहा जाता है। तो क्या कोई सरप्राइज आता हुआ देख रहे हैं हम? देखिए, जिस तरह मैंने पहले कहा ना कि अभी तक कोई फॉर्मल मीटिंग या फॉर्मल डिस्कशन किसी के साथ नहीं हुआ है। लेकिन आसिफ अली ज़रदारी साहब फॉर्मल करते भी नहीं है, वो ज्यादातर ड्राइंग रूम वाली गुफ्तगू में ही सारा कुछ करते हैं। ये भी तासुर गलत है। जो भी होता है वो अवाम के सामने होता है, और जितना मैंने पहले कहा कि जो भी फैसला होता है वो सीसी के में मशावरत के बाद। अच्छा, एक और चीज क्लियर करिएगा कि खबरें ये आ रही थी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब कह रहे थे कि अगर वज़ारत उज़्मा यानी वज़ीर आज़म की कुर्सी पर कोई बैठा तो वो मैं हूँगा, और बिलावल भुट्टो, बाकी अगर क़यादत की बात की जाए तो वो उनकी जानिब से और आपकी जानिब से भी कहा गया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी होंगे। तो क्या हम दोनों में से किसको देख रहे हैं अगर वज़ारत मिलती है तो? आई डोंट नो ये खबर आप कहाँ से लेकर आई है, टोटली बेसलेस। जरा मैंने पहले कहा कि सीईसी जो है उसमें ये फैसला हुआ है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। वो पहले भी थे, आज भी हैं और आइंदा। लेकिन ये तो ज़रदारी साहब की जानिब से खुद कहा गया था ना कि अगर वजारत की बात की जाए तो मैं भी हूँ, मैं भी हो सकता हूँ, मैं भी हूँ। जी, ये एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था जब उनसे एक सवाल किया गया था कि कौन हो सकता है। लेकिन उस इंटरव्यू के बाद जब सीईसी में भी मशावरत हुई तो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का नाम एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट रखा। शर्मिला साहब, कथा कलाम के लिए माज़रत, वक्त बहुत कम है, जाते जाते बस एक जवाब दे जाएं कि आपने ये तो आपने बोला कि अभी सिचुएशन उस तरह से क्लियर नहीं हुई है, बस ये बता दीजिएगा जाते जाते कि कोई प्रेडिक्शन आपकी कि कौन सी सियासी जमात आपको वज़ारत उज़्मा में नजर आ रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें वक्त दिया। शर्मिला फारूकी हमारे साथ मौजूद थी, पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ के बारे में बता रही थी। छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, और आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं इलेक्शन ट्रांसमिशन में। सुनो न्यूज़ की इलेक्शन ट्रांसमिशन इलेक्शन से 2 दिन पहले से इसका आगाज़ हुआ और अभी तक जारी है। हम इंतज़ार कर रहे हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा है कि आखिर इलेक्शन में जो नताइज हैं वो डिले क्यों हैं। और हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए गेस्ट मौजूद हैं हमारे ब्यूरो चीफ हैं लाहौर के तारिक गौरी साहब। तारिक साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद कि आप सुनो न्यूज़ का और सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बने इलेक्शन ट्रांसमिशन। मेरा एक सवाल सबसे पहले, तारिक साहब को देख के लग रहा है कि अच्छी खासी नींद पूरी की इन्होंने, बहुत सोए नहीं है, सोए ही नहीं है, मुंह सूजा हुआ है मुझे लग रहा है। नहीं, अभी नहीं सोए। तारिक साहब, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए, अभी तक नताइज पूरे नहीं है, डिले का शिकार है। EMS सिस्टम के बारे में बड़ी बड़ी तारीफें की गई, हम देख रहे हैं वो भी बंद नहीं हुआ, चल रहा है। तो इतना डिले क्यों है? और आप मेरे ख्याल से नहीं सोए, बल्कि पूरी कौम ही नहीं सोई, अभी नींदें और उड़ गई हैं। उड़ गई है। बात यह है कि मुझे अगर इजाजत दें तो एक शेर वो कहते हैं, क्या हुस्ने इत्तफाक है कि हम, क्या हुस्ने इत्तफाक है कि हम उनकी गली में एक काम से गए और फिर हर काम से गए। ओहो, वाह 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 वाह, क्या हुस्ने इत्तेफाक है कि हम उनकी गली में एक काम से गए फिर काम से गए और हर काम से गए। वाह वाह, क्या बात ये है कि जी पहले ये था कि इलेक्शन की ट्रांसमिशन करनी है, इलेक्शन नताइज आ जाएंगे, चले हम सब मीडिया के लोग जाके सुन करें। अब ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल गया है। फिल्म जो है ना वो हॉरर से शुरू हुई, ठीक है ना, और फिर कॉमेडी में गई। जब इंतखाबी निशान अलाट हुए, कॉमेडी सीन बने, बैंगन, गाजर और तख्ती, और वो इस तरह की वो कॉमेडी फिल्म बनी। और अब जो है ना वो सस्पेंस कब होगा क्या चला गया। तो ये ऐसी फिल्म है जिसके अंदर तमाम शामिल हो गई। कॉम्बिनेशन नहीं होंगे तो परफेक्ट फिल्म जो है ना, परफेक्ट ह्यूमर भी है इसमें, एक्शन भी है। अब जहाँ तक अब बात है ना, हम करें कि इस वक्त जो जरूरत है ना, जो हमारे जो दुश्मन है मुल्क के, वो इसके अंदर इस्तेकाम नहीं चाहते।
वो कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्तहकम ना हो, पाकिस्तान की माशी हालत जो है ना बेहतर ना हो, पाकिस्तान के सियासतदान जो है ना वो लड़ते रहें और जो डिवीजन है ना, जो पोलराइजेशन है वो मजीद बढ़े। तो हमें तमाम सियासत, ये देखिए तमाम सियासतदान जो है ना इस उम्र के ऊपर पहुंच चुके हैं, जो सरबरान हैं, कि इनको अपना एक दूरंदेशी से काम करना चाहिए, दानिशमंदी से काम करना चाहिए, समझदारी से काम करना चाहिए और एक दूसरे को अब आपके साथ एक कदम बढ़ाना चाहिए और एक दूसरे को के पास जाना चाहिए, चाहे कोई भी जमात है। इस वक्त जो रिक्वायरमेंट है वो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान को हमने अक़वामी आलम के अंदर एक मुकाम दिलवाना है। पाकिस्तान की मईशत जो है इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, हमने उसको ठीक करना है। आपने अभी जिस फिल्म का जिक्र किया, इतनी परफेक्ट ये फिल्म है और मुल्क दुश्मन आपने बता दिए, वो इस मूवी के ही विलन हो गए, हीरो नहीं आ रहा सर। बड़ी देर हो गई, हीरो एक ही है। एक बात याद रखिए, हीरो एक ही है और वो है पाकिस्तान का झंडा। क्या बात है, क्या बात, पाकिस्तान का झंडा, वो हमारे पाकिस्तान का झंडा हमारे दिलों के अंदर है। पाकिस्तान का झंडा हमारे खून के, हमारा खून जो है ना वो सुर्ख नहीं है, हमारा खून जो है ना वो ग्रीन है। पंजाब असम्बली की सूरत हाल, पंजाब असम्बली की सूरत हाल जो इस वक्त है वो, अब उससे पहले हम जरा कल के ऊपर बात करें कि लाहौर हाई कोर्ट में हुआ क्या है। लाहौर हाई कोर्ट में ये हुआ है कि तकरीबन कौमी असम्बली के 10 और सूबाई असम्बली के तकरीबन 5 जो है ना वो इंतखाब, उसके ऊपर हल्कियों को जो है ना उन्होंने कह दिया कि जी ये हमें कबूल नहीं है। इसके ऊपर दोबारा, जिसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब का है, मरीम नवाज साहबा का है, हमजा शहबाज का है, यास्मीन राशिद, जी वो सारे उनके पास चले गए। लोगों की ना रिक्वायरमेंट आई है, उन्होंने कहा कि जी हमें जो है ना, अब तो लोग इतने ज़्यादा बच्चे जो है ना वो हो गए हैं, जब हम छोटे होते थे तो हमें तो पता ही नहीं होता था कि फार्म क्या होते हैं, फॉर्म 45 क्या होता है, फॉर्म 47 क्या होता है। अब मैं आपको बताऊं कि फॉर्म 45, वो कहते हैं जी हमें फॉर्म 45 वाला इलेक्शन चाहिए, फॉर्म 47 वाला नहीं चाहिए। अच्छा, फॉर्म, हम जब हम इलेक्शन की रात को वहाँ पर गए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में, हम जो इन्होंने इलेक्शन सिटी का नाम दिया था उसको पंजाब इलेक्शन कमीशनर ने, तो उधर हम बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था, मैंने कहा यार वो हमें फॉर्म 45 है क्या? चलें वो तो पता लग गया कि फॉर्म 45 ये है, तैयार होके आएगा और साइन होगा और यहाँ। हमने कहा फॉर्म 47 वो भी तो दिखाया। कहता जी फॉर्म 47 देखने के लिए ना वो तकरीबन कोई 8 से 10 फुट का होता है। अच्छा जी, मैंने कहा जी वो हमें नजर भी आएगा। उन्होंने कहा जी आपको दिखाएगा। वो ये होता है फॉर्म 47 कि जब फॉर्म 45 सारा कंपाइल हो जाता है ना, तो हर तकरीबन किसी में 150 हैं और किसी में 250 हैं, किसी में नहीं पोलिंग स्टेशन, तो उन तमाम को कंपाइल करके उस फॉर्म के अंदर जो है ना लिखा जाता है। ओके, तो वो तजाद यही पाया गया कि जी 47 जो है ना, वो कहते हैं जी 47 वाला नहीं है। उनका जो लोग हारे हैं उन्होंने ये ऑब्जेक्शन कहा है कि जी हमें 47 वाला इलेक्शन का रिजल्ट नहीं चाहिए, हमारे पास 45 के तमाम साइंड जो हैं मौजूद हैं, हम अदालत के पास लेके आए हैं, अदालत उनकी हमें इंसाफ दे और हमें, लेकिन ये एक प्रोसेस है, टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा। और ज़्यादा वो आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब से किया गया ना जी, आज़ाद उम्मीदवार। तारिक, और ये बताइएगा कि अब ये हुकूमत साजी का अमल कितना डिले होता नजर आ रहा है? वो जिसे कहते हैं ना कि ये जो दस्तार है ना, ये अगर ये ठीक नहीं कर सके तो ये दस्तार आनी है जानी है जो है ना ख़त्म हो जाएंगे और उनकी दस्तार जो है ना वो छिन जाएगी। नहीं, अब अल्फाज बड़ा सख्त है, लेकिन हाँ जी दस्तार जो है ना वो डूब जाएगी, गिर जाएगी और वो रहेगी। तो इसको ना संभालना चाहिए और इसका एक ही हल है कि इस दस्तार के ऊपर ना पाकिस्तान का झंडा समझने की कोशिश करें लोगों, पाकिस्तान का झंडा लगाएं और पाकिस्तान के बारे में सोचें, अपनी ज़ात, अपनी अना और अपनी जो एक वो तकब्बुर है। आपके ज़राए क्या बताते हैं, एग्जैक्ट डिले क्या है? मतलब कोई कानूनी पेचीदगियां आड़े आ रही हैं, इदारों की इनएफिशिएंसी सामने आ रही है, सियासी जो रहनुमा हैं उनकी हठधर्मी है, कह लें इस हवाले से कि वो कोई किसी एक पेज पे नहीं आ रहे। देखिए एग्जैक्ट वजह क्या है? देखिए जो इलेक्शन कमीशन का काम था ना, उसके पास कोई फोर्स नहीं होती अपनी, सही, उसने वो काम करवाना था इंतजामिया के साथ मिलकर। पहले ये था कि जी जो आरओज आएंगे वो सारे के सारे अदालती होंगे, फिर उसके बाद वो नहीं इंतजामी से लिए जाएंगे, इंतजामिया से लिए गए हैं, वो उनकी ट्रेनिंग भी की गई, उनके सारे जो हुए, लेकिन फिर भी ये मसला आया है। इसमें जो सबसे एक अहम जो चीज़ थी वो ये थी कि जब जिस वक्त दहशत गर्दी की वजह से जो हमारा, जिसमें मैंने पहले बात की कि हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं और जो हमारे दुश्मन हैं वो चाहते थे कि इलेक्शन जो ना होना। एक वक्त तो आया था कि ये फैसला हो गया, ये महसूस हो रहा था कि शायद कल जो है ना वो इलेक्शन नहीं होगा और डिले हो जाएगा। पाकिस्तान की कौम जो है ना वो नहीं, लेकिन उसमें एक अदारा, जब लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है ना वो सड़क के ऊपर आई और उनको रियलाइजेशन करवाया कि हम जो है आपको साफ़ और शफाफ माहौल जी साफ़ और शफाफ माहौल पैदा करेंगे और आपको अमन व अमान की सूरत हाल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप
बिला तकल्लुफ आए और लोग गए, जब देखा तो मौजूद हैं। तो पाकिस्तान का जो ट्रस्ट है ना वो सिर्फ फौज के ऊपर ही था। उन्होंने कहा कि अगर ये आ गए हैं ना तो और ये हमारे साथ सामने मौजूद हैं, उन्होंने कहा तो ये लोगों को ट्रस्ट हुआ और लोगों ने अपना जमहूरी हक इस्तेमाल किया और सामने आया, टर्नआउट बहुत अच्छा रहा, पुरअमन इलेक्शन से सबने देखा। अभी जो सवाल है विफाक में अगर हम बात करें तो PMLN कहती है कि सबसे ज़्यादा जो लीड कर रही है ना वो पार्टी हम हैं। अब आज़ाद जो है, आज़ाद कहते हैं कि हम हैं। आप क्या समझते हैं कि PMLN PTI के साथ, PMLN तो नहीं मिल सकती, PMLN के बारे में कहा गया है कि वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अब ये हुकूमत बनाएगी, तो क्या ये हुकूमत PTI के साथ मिलकर, या PTI अगर पीपल्स पार्टी के साथ मिल जाती है तो किस तरह से आप देख रहे हैं? देखें, बिलावल भुट्टो जो है ना वो इस वक्त अच्छी जिद के साथ मंजर यहाँ पे आए हैं। उनके वाले साहब ना शॉर्टकट लगा के जुगाड़ लगाना चाह रहे थे, वो प्रेसिडेंट में और प्राइम मिनिस्टर में उन्होंने थोड़ी सी हल्की सी हो गई। अब बिलावल भुट्टो ने सीट संभाल ली है। हमारे वो कहता है कि जी वो मैं से निकल के हम के ऊपर आया है। वो कहता है कि जी हम सब अपने पार्टी के लोगों के जो सीनियर्स हैं, जो जूनियर्स हैं, उनके साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे क्या है। उसकी वजह यह है कि बिलावल ने जब लाहौर में आया ना उसके जहन के दरीचे खुल गए। उसको मालूम हुआ कि ये दूसरी सियासी जमातें और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मेरे साथ या हम लोगों के साथ क्या किया। उसने 127 हल्के के अंदर लड़के उसको आइडिया हो गया है कि हमारे साथ क्या होने जा रहा है और क्या होगा और किस तरह होगा, किस तरह की जुबान उसने। और उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि हम रात तक हम जीत रहे थे, बाद में धांधली की गई है और बाद में जिताया गया। देखिए बड़ा फर्क है। एक तरफ जो उसको जो ना 92,000 वाला जीता है, उसके बाद 80,000 वाला सेकंड पे है और 15,000 अली भी हमारे साथ मौजूद, 15,000 वोट बिलावल भुट्टो को, 15,000 वोट। कितना गैप है। अभी बलोचिस्तान वाली सूरत हाल जान लेते हैं जी। किफायत हमारे साथ मौजूद है जी। किफायत बताइएगा जरा, इस वक्त बलोचिस्तान में जो नताइज सामने आए क्या सूरत हाल है? देखिए, बलूचिस्तान असेंबली की जो सूबाई की जो 51 नशिस्तें हैं उन पर अब तक हमारे पास जो है वो 51 के 51 नताइज जो है वो सामने आ चुके हैं। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो टॉप पर है 11 नशिस्तों के साथ। इसके साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम की 10-10 नशिस्तें हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास जो है वो 5 नशिस्तें आई हैं, जबकि जो 6 आजाद ऐसे अरकान हैं जो कि अब फैसला करेंगे कि वो किस जमात का हिस्सा बनते हैं। यहाँ पर जो आमतौर पर सूरत हाल है वो ये कि मखलूत हुकूमत हमेशा से बनती है और इसके लिए पीपल्स पार्टी जो है वो अब डोमिनेट कर रही है और वो मुख्तलिफ जो आजाद जो अरकान है पहले उनसे राब्ते में है और उसके बाद यहाँ पर जो है वो किसी एक बड़ी जमात यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या फिर जमीयत उलमा इस्लाम। बलूचिस्तान में तमाम सियासी जमातें नताइज से मुत्तफिक हैं। किफायत देखिए, जहां तक नताइज से मुतमईन होने की बात है तो इस वक्त बलूचिस्तान का जो जमीनी राब्ता है वो पूरे मुल्क से मुनक़ता है, क्योंकि वहां पर तमाम तर कौमी शाहराहों पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस एहतजाज में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल भी शामिल है, इसमें हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी भी शामिल है, इसमें नेशनल पार्टी भी शामिल है, इसमें खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है। क्वेटा से जो कराची जाने वाली कौमी शाहरा है वहां पर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, चूंकि लसबेला और हब वाली जो नशिस्त थी उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि वो ये नशिस्त जीते हुए थे। तो जहां तक नताइज के मानने की बात है तो इस वक्त बलूचिस्तान में तमाम तर जो सियासी जो कौम परस्त जमातें हैं खास तौर पर वो इस नताइज को मानने से जो है वो इनकारी हैं और वो इस वक्त किफायत हमें ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी हमारे साथ मौजूद थी, कुछ देर पहले उनसे बात की, उन्होंने कहा बलूचिस्तान में तो पीपल्स पार्टी ही हुकूमत बनाने जा रही है। तो अगर हम ग्राउंड रियलिटीज को देखें तो क्या वाकई ये PTI पीपल्स पार्टी ही बनाएगी? और ये भी कह रहे हैं कि जी मखलूत हुकूमत बनेगी बलूचिस्तान में, तो कोई एक जमात अक्सरियत लेगी? बिल्कुल, बलूचिस्तान में हमेशा से ये तासुर रहा है कि यहाँ पर जो है मखलूत हुकूमत ही बनती है और बिल्कुल ये दावा भी पीपल्स पार्टी की जानिब से जो किया जा रहा है ये दुरुस्त है, चूंकि इस वक्त 11 नशिस्तें जीतने के बाद पीपल्स पार्टी जो है वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर लीड कर रही है बलूचिस्तान में। पार्टी जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को अब सिर्फ दोनों जो बड़ी जमातें हैं जमीयत उलमा इस्लाम या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में से अगर किसी एक जमात को अपने साथ शामिल कर लेते हैं वो बासानी जो 33 का फिगर है हमारे बलूचिस्तान असेंबली में हुकूमत हासिल करने के लिए वो हासिल कर सकती हैं। और साथ ही साथ अगर वो छोटी जमात हो जिनमें से बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, इसके अलावा नेशनल पार्टी है, एक हक दो तहरीक की नशिस्त यहाँ पर आई एक जमात है, इसलिए अगर वो छोटी जमातों को भी अपने साथ शामिल करती है तो भी वो बासानी जो है वो कौमी असेंबली के तमाम हल्कों के नताइज का भी इंतजार किया जा रहा है और 7 जो हल्कों का नतीजा आना बाकी है वो 7 नशिस्तें जो हैं बलूचिस्तान से, तो ये नतीजा कब तक आएगा?
देखिए, जहां तक नताइज की बात है, चूंकि बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से एक बड़ा एरिया है, यहाँ से नताइज को कंपाइल करना जो है, जिस तरह से भी वली साहब भी बता रहे थे कि कंपाइल करना जो है वो यकीनी तौर पर एक मुश्किल बना है। हम देख रहे हैं कि कल हम इलेक्शन कमीशन DRO ऑफिस इन तमाम पे हमने देखा कि वहां पर नताइज को जो है वो कंपाइल किया जा रहा था। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से अब तक रिजल्ट जो है वो मौसूल हुए थे, तो उनको जिस तरह से कंपाइलेशन इसमें जो हम देख रहे हैं कि आप वहाँ पर फील्ड में काम करते हैं और आप हमसे तो बहुत ज्यादा बेहतर जानते हैं और आप समझते हैं कि वहाँ पार्टीज किस तरह से अमल दखल कर रही हैं और क्या सूरत हाल है, तो आप क्या समझते हैं वज़ीर आला बलूचिस्तान किस पार्टी से होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान को जो है वो लेना चाहेगी और इसके लिए 2 से 3 नाम गर्दिश भी कर रहे हैं। एक नवाब सनाउल्लाह ज़हरी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे, खुलदार से वो जीते। इसके अलावा सरफराज बुगटी का नाम लिया जा रहा है कि वो भी फेवरेट करार है वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया और इस वक्त बलूचिस्तान में इंतखाबी नताइज आने के बाद जो सूरत हाल है वो बताई है। हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो बगैर किसी डिले के गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। तारिक गौरी, हम ये देख रहे हैं कि जो कई सियासी जमातें हैं जो मुत्तफिक नहीं है नताइज से और वो प्रोटेस्ट के मूड में हैं, धरने दिए जा रहे हैं, तो ये कहिएगा कि अब पाकिस्तानी सियासी तारीख और धरनों का चोली दामन का साथ हो गया है, इसकी क्या सूरत हाल है? बिल्कुल इस तरह देखें, जो नौजवान तबका है ना जिन्होंने फर्स्ट टाइम वोट कास्ट किया है 18 से लेकर 35 उस लेवल है। नौजवान 35 को भी नौजवान में गिन रहे हैं। नहीं, वो दूसरी स्लॉट है 25 से 45 साल वाली। ठीक है ना, वो 2 करोड़ की इन्होंने वोट दिया ना, तो जज्बाती तबका, ठीक है ना। इनके जज्बात से कोई सियासी जमात को चाहिए कि ना खेले, कोई भी सियासी जमात। सही बात है, एग्जैक्टली। उनको जो है इस पे नहीं लेके आना। घरों से निकले हैं, घरों से निकले नहीं, घरों से निकले, निकाल के वोट डाल दिया उन्होंने। ठीक है, अब ये सियासी जमातों का काम है कि नौजवान ने जिसको भी वोट कास्ट किया है वो आईनी और कानूनी रास्ता अख्तियार करे और वो प्रोटेस्ट के ऊपर ना लेके जाए। जो हम टर्मिनल बने हैं, कोर्ट्स मौजूद हैं, वो फैसला करें। मैंने भी यही बात की है, मैं क्लियर कर दूं कि घरों से निकलकर वोट कास्ट किए उन्होंने, तो उनको अपना मैंडेट चाहिए, तो उनके मैंडेट की हिफाजत भी करनी चाहिए। हिफाजत उनको करनी चाहिए, लेकिन कानूनी रास्ता अख्तियार करें। कोर्ट में चले गए हैं, कोर्ट उनको गए, जो जिस तरह भी हम बात कर रहे थे, फार्म जो है वो जाएगा, कोर्ट उनको मंगवाएगी, गिनती शुरू होगी, रीपोलिंग के लिए जा सकते हैं। देखिए, प्रोसेस एक स्टेप जो है ना बहुत आगे चला गया। पहले स्टेप 1 ये था कि आप रीपोलिंग के लिए जो है ना वो उसके लिए रिकाउंटिंग के लिए जो है ना कह सकते थे, लेकिन रिकाउंटिंग के लिए नहीं कहा। फिर उसके बाद जो है वो हम कह सकते थे कि जी अदालत में जाएं, चलें, अब अदालत में भी चले गए हैं, तो प्रोसेस है ये, इट विल टेक द टाइम। और अदालती फैसले या जमात इस्लामी के तर्जुमान से हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से कहा गया कि क्यों हम करने जा रहे हैं प्रोटेस्ट, और हम पहले प्रोटेस्ट जो है ना वो सिंध में करेंगे और अगर हमारी मुतालिबात ना सुने गए तो फिर पूरे पाकिस्तान में करेंगे। तो आप नहीं समझते हालात मजीद खराब होंगे इस सिचुएशन में? नुकसान किसको होगा? इकोनॉमी को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अवाम को। क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन बढ़ेगी, फिर डिवीजन होगी, फिर हम दोबारा उसी सिस्टम के अंदर चले जाएंगे और हमारा दुश्मन खुश होगा। हमने दुश्मन को खुश नहीं करना। मखलूत हुकूमत को छोड़ दें, कौमी हुकूमत के ऊपर आए, सब एक दूसरे कौमी हुकूमत के ऊपर चले जाएं, सब एक दूसरे के पास जाएं। लेकिन सीट्स की नजर में तो कौमी हुकूमत नहीं नजर आ रही। कोई जब हम कौमी की बात करते हैं तो कौम की बात करते हैं, जब कौम की बात करते हैं तो पाकिस्तान की बात करते हैं, जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम इस्तेकाम की बात करते हैं, जब इस्तेकाम की बात करते हैं तो हाल ये कि हर सियासी जमात जो बिगर पीस ऑफ पाए है वो लेना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि वजारत उज़्मा की निशिस्त तो मिले। मेरे ख्याल से वो एक सीट पर इत्तेफाक नहीं हो रहा कि वज़ीर आज़म किस सियासी जमात से हो जाए, बाकी तो बांट हो जाएगी। देखें, काफ़ी ज़्यादा समझदार लोग भी मौजूद हैं सियासी जमातों के अंदर और काफ़ी ज़्यादा टेक्नोक्रेट्स भी मौजूद हैं। ये सब मिल के अगर तो बात करेंगे ना कि जी एक बंदा एक जमात बात करे कि सिर्फ मैंने ही अपनी ही जमात की बात करनी है या अपनी ही बात करनी है, तो वो फिर दोबारा डिवीजन्स की तरफ जाएंगे, पोलराइजेशन की तरफ जाएंगे, इंतशार की तरफ जाएंगे। हम ये सोचें कि बहुत हो चुका है गुज़श्ता। तारिक साहब, कौमी हुकूमत की जब बात होती है तो ये पीडीएम टाइप गवर्नमेंट को कौमी हुकूमत कहते हैं? पीडीएम टाइप गवर्नमेंट नहीं होती। कौमी हुकूमत का मतलब होता है कि दर्दे दिल रखने वाले लोग, सही है, पाकिस्तान के बारे में सोचने वाले लोग, पाकिस्तान की मईशत के बारे में सोचने वाले लोग, खेत के बारे में सोचने वाले लोग। टेक्नोक्रेटिक सेटअप
नहीं मैंने कहा ना कि हर जमात के अंदर लोग मौजूद, एक्सपर्ट मौजूद, आप इसको टेक्नोक्रेट एक्सपर्ट्स कह लें। जाते हुए तारिक साहब ये बात बता दें कि अगर पीडीएम टाइप हुकूमत बन जाती है तो क्या हालात हम 16 महीनों से बदतर देख रहे हैं या कोई हालात बेहतर होंगे? देखें, जो हमारे आगे नज़र आ रहा है, IMF मौजूद है, वर्ल्ड बैंक मौजूद है, उनकी शराइत माननी है, उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी है, उनकी तमन्नाएं भी पूरी करनी है, उनकी आरजुओं को ऊपर भी जो है ना हमने वो करना है। तो मुश्किल है ना, बात तो यही है, बहुत मुश्किल है। और आने वाली हुकूमत के लिए सबसे बड़ा जो चैलेंज भी होने वाला है वो मईशत ही है। तारिक गौरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। तो हमारी तो इस प्लेटफॉर्म से ये दरख्वास्त है तमाम सियासी जमातों से कि तमाम नौजवानों से भी बिल्कुल कि तमाम जो सियासी जमातें उनकी जो क़यादत है, हम ये उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि बेटर सेंस प्रिवेल करे, वो लोग किसी एक फैसले पर इत्तफाक करें और जल्द से जल्द इस क्राइसिस को सॉल्व करने की कोशिश करें। और वो तमाम ख़वातीन हज़रात जो सरापा एहतजाज हैं इन नताइज को और अजीम मुल्क का सोचें, मुल्क के लिए इकॉनमी का सोचें, अपने फ्यूचर का सोचें। इंतशार को बिल्कुल भी कोशिश करें कि इंतशार ना फैलाया जाए और आपका हक है आपका मैंडेट के बारे में पूछना, उसकी हिफाजत करना, कानूनी रास्ता इख्तियार करें और किसी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके वो यही है कि हम प्रोटेस्ट को कोशिश करेंगे, हम ना करें। बिल्कुल जी। अब हमें दीजिए इजाजत और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।